मैं सुबह रोज़मर्रा की तरह कर्नल नॉर्थ के पास गया तो उसने हर रोज़ की तरह मुस्कुरा कर कहा, ठीक है जवान। मैंने कहा, ठीक है साहब बहादुर, कहा और अपने काम में लग गया। अब मैं कर्नल नॉर्थ को बदली हुई नज़रों से देख रहा था। वो अपनी रेजिमेंट में चला गया। मैंने उसके सोने के कमरे की खिड़की के पर्दों को दरमियान में से ज़रा सा हटा दिया। ड्राइंग रूम की एक खिड़की के पर्दे भी ज़रा से हटा दिए। जब शाम गहरी हो गई तो मैं मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टर को चला गया और इंटेलिजेंस के मेजर से मिला। मैंने उसे बताया कि मैंने रात क्या देखा है और मैं उस हिंदुस्तानी के पीछे उसके घर तक गया हूँ। मेजर ने मुझसे उस मकान की निशानियां पूछी जो मैंने उसे बता दी। मेजर ने उसी वक्त एक हिंदुस्तानी को बुलाया और कहा कि इसे मैं अपने साथ ले जाऊं और वो मकान दिखाऊं। ये हिंदुस्तानी सिविलियन कपड़ों में था। मैं उसके साथ चल पड़ा। मैंने रास्ते में उससे पूछा कि ये मालूम हो चुका है कि कर्नल नॉर्थ जासूस है तो उसे पकड़ क्यों नहीं लिया जाता। जासूस एक नहीं पूरा गिरोह होता है, उसने जवाब दिया। अगर एक को पकड़ लिया जाए तो गिरोह चौकस हो जाता है और छुप जाता है। जिस एक के मुतल्लिक पता चल जाता है कि वो जासूस है, उसकी निगरानी की जाती है। उसे पता नहीं चलने दिया जाता कि उस पर शक है। तुमने देख लिया है कि एक कर्नल को तुमने छुप कर देखा तो हमें एक और आदमी का सुराग मिल गया। अब हम 2 आदमियों की निगरानी करेंगे तो उनसे हमें उनके कुछ और साथियों का सुराग मिल जाएगा। ख्याल रखना मोहम्मद खान, ज़रा सा भी किसी को शक ना होने देना कि तुम ये काम कर रहे हो। मुझे तुम्हारे साथ इस वजह से दिलचस्पी है कि तुम मुसलमान हो। अगर तुमने ये काम कामयाबी से कर लिया तो समझो कि तुम्हारी किस्मत चमक उठी। मेजर साहब ने मुझे ये तो बता दिया है कि कर्नल नॉर्थ जर्मनी का जासूस है। मैंने कहा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि ये लोग करते क्या हैं। ये अंग्रेज़ों को किस किस्म का नुकसान पहुंचाते हैं। इंटेलिजेंस के उस आदमी ने मुझे अच्छी तरह समझाया कि जासूस क्या करते हैं और किस तरह का नुकसान पहुंचाते हैं। जर्मनी ने कभी हमला किया भी तो यूरोप पर करेगा, उसने कहा। उसके बाद अंग्रेज़ों के मुल्क बरतानिया की बारी आएगी। जर्मनी वालों को मालूम है कि अंग्रेज़ों की हिंदुस्तानी फ़ौज खासी ज़्यादा है और उसमें जंगजू कौमें शामिल हैं, और जंग हुई तो अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा भर्ती मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदुस्तान में दहशत पसंद तहरीकें अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी ख़तरनाक और तबाहकुन खुफिया कार्रवाइयाँ कर रही हैं। जर्मनी ने अपने जो जासूस हिंदुस्तान में भेजे हुए हैं वो हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ तैयार कर रही हैं। बाहर के हमला आवरों से अंदर का दुश्मन ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उसने बाकायदा तकरीर शुरू कर दी। वो अंग्रेज़ों की हमदर्दी में इस तरह बोल रहा था जैसे वो खुद अंग्रेज़ हो, या जैसे उसे रिस्क देने वाला खुदा नहीं, अंग्रेज़ों का बादशाह हो। मैंने उसकी पूरी बात तवज्जो से तो नहीं सुनी। मेरे दिल में अंग्रेज़ों की ज़रा सी भी हमदर्दी नहीं थी। फिर मैंने उस कर्नल के ख़िलाफ़ जासूसी क्यों शुरू कर दी थी जिसने मुझे पनाह दी थी, मुझे दिल खोल कर इनाम दिया और मुझे अपना मंजूर नज़र बना लिया था। उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसका अर्दली था, खानसामा था। उस अकेले के लिए ये दोनों काफ़ी थे। लेकिन उसने मुझे पालतू जानवर की तरह प्यार से अपने पास रख लिया था। वो अगर अपने मुल्क का गद्दार था तो मुझे क्या। उसकी माँ जर्मन और बाप अंग्रेज़ था तो क्या। मैं उसकी आस्तीन का सांप क्यों बन गया था। आज जबकि मैं ज़िंदगी का फ़लसफ़ा और इंसान की फितरत की कलाबाजियों को समझता हूँ तो भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि मैं जासूस का जासूस क्यों बन गया था। इंसान बाज़ ऐसी हरकतें कर गुजरता है जिनका कुछ अरसे के बाद जवाज़ नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसी हरकतों को याद करके पछताने लगते हैं और अपने ऊपर माजी का आसेब तारी कर लेते हैं। मैं माजी, हाल और मुस्तकबिल से बेनियाज हो चुका था। हम उस आबादी तक पहुंच गए। मैंने उसे वो मकान दिखाया जिसमें गुज़िश्ता रात वो आदमी दाखिल हुआ था। जानते हैं आप उसे? मैंने पूछा। जान लेंगे, उसने जवाब दिया। हम वापस आ रहे थे तो वो मुझसे ये कहकर अलग हो गया कि अपने ठिकाने पर चले जाओ, अगर कोई इतला हो तो कल रात को आना। उस रात मेरी ज़िंदगी एक और मोड़ पर पहुंच गई। उस मोड़ को दोराहा कह लें। गुज़िश्ता रात वाला वक्त था। मेरी आंख खुल गई। मैं नंगे पाँव क्वार्टर से निकल गया और दाएं बाएं देखे बगैर बंगले के पिछले बरामदे में चला गया। सोने के कमरे से रोशनी की एक लकीर बाहर आ रही थी। उसे देखकर मुझे खुशी हुई कि मैंने खिड़की के पर्दों में ज़रा सा फासला कर दिया था। वो अभी मौजूद था। ये 1.5-2 इंच था। मैंने उसमें से अंदर देखा। टेबल लैंप जल रहा था। मैं उस कमरे से और उन 2 पलंगों से जो एक दूसरे से मिले हुए थे अपने घर की तरह वाकिफ़ था। मैंने सोने के उस कमरे में कर्नल नॉर्थ की मेम साहब के साथ कुछ वक्त गुजारा था। कैप्टन एडिसन भी इसी कमरे से वाकिफ़ था। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मुझे कर्नल नॉर्थ की मेम साहब की और उसके आशनाओं की सरगोशियां सुनाई दे रही हों। इस कमरे में मेम साहब ने कर्नल नॉर्थ के साथ बेवफाई के खेल खेले थे और अब कर्नल नॉर्थ अपने बादशाह सलामत से बेवफाई कर रहा था। कमरा खाली था, पलंग भी खाली था। किसी औरत की हंसी सुनाई दी। मैंने उसे अपने तसव्वुर और अपनी यादों की हंसी समझा।
मेम साहब के जाने के बाद ये बंगला औरत की हंसी से महरूम हो गया था। ये किसी बदरू की हंसी हो सकती थी, लेकिन वो एक जीती जागती औरत थी जो दौड़ती और हंसती हुई सोने के कमरे में दाखिल हुई और उसने अपने आप को एक पलंग पर गिरा लिया। वो पीठ के बल हो गई। कर्नल नॉर्थ आया और उसके ऊपर गिर पड़ा। वो भी हंस रहा था और उसने उस औरत के साथ बच्चों की तरह खेलना और उसे छेड़ना शुरू कर दिया। मैं हैरान हो रहा था कि कर्नल नॉर्थ भी इतना जिंदा दिल हो सकता है और कोई औरत उसके साथ भी हंस खेल सकती है। ये औरत गोरे रंग की थी और उसका लिबास और हुलिया अंग्रेजों जैसा था, लेकिन एंग्लो इंडियन लगती थी। वो अचानक चौंक पड़े। कर्नल नॉर्थ उठा और कमरे से निकल गया। एंग्लो इंडियन औरत भी आहिस्ता आहिस्ता उठी और कमरे से निकल गई। मैं उस खिड़की से हटकर ड्राइंग रूम की खिड़की के साथ जा खड़ा हुआ। मैंने उस खिड़की के पर्दे भी जरा से हटा दिए थे। मुझे दो आदमी दिखाई दिए। एक तो वही हिंदुस्तानी मालूम होता था जिसे मैंने रात को बंगले से जाते देखा था, और दूसरा एंग्लो इंडियन था। वो बड़ी धीमी आवाज़ों में बोल रहे थे। अगर ऊंचा बोलते तो भी मैं ना समझ सकता, क्योंकि वो अंग्रेजी बोल रहे थे। कर्नल नॉर्थ और एंग्लो इंडियन औरत एक तरफ कहीं बैठ गए थे। वो मुझे नजर नहीं आ रहे थे। मैं सोचने लगा कि इनकी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। मैं रिपोर्ट क्या दूंगा? फिर भी मैं आंख खिड़की के शीशे के साथ लगाए उन्हें देखता रहा। अचानक मेरी पीठ के साथ कोई चीज लगी, जैसे किसी ने छड़ी का सिरा मेरी पीठ के साथ लगा दिया हो। पीछे मत देखना। मुझे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी। कोई बड़ी साफ उर्दू में कह रहा था, दोनों हाथ ऊपर कर लो और दाएं तरफ चल पड़ो। मैं पकड़ा गया था। मैंने हाथ ऊपर कर दिया और बाएं तरफ चल पड़ा। मैं समझ गया कि मेरी पीठ के साथ रिवॉल्वर की नाल लगी हुई है। उस आदमी ने ना जाने कहां से मुझे देख लिया था। वो मुझे ड्राइंग रूम में ले गया। सब ने मेरी तरफ देखा। तुम मोहम्मद खान? कर्नल नॉर्थ ने उठते हुए पूछा। इस वक्त तुम बरामदे में क्या कर रहे थे? उन्होंने आपस में कुछ बातें की। मैं खामोश रहा। बोलो मोहम्मद खान, कर्नल नॉर्थ ने कहा। मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे दिमाग ने फौरन फैसला कर लिया। साहब बहादुर, मैंने कहा, दूसरे कमरे में चलें। दो आदमियों ने मेरी जामिया तलाशी ली। कर्नल नॉर्थ उठा और मैं उसके साथ सोने के कमरे में चला गया। साहब बहादुर, मैंने कहा, मैं आपका खास अर्दली हूँ। आपको जितना मुझ पर भरोसा है उतना किसी और पर नहीं। मैं कभी कभी रात को आपको देखने आता हूँ। आप अकेले रहते हैं, इसलिए मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि आपको रात को भी देख लिया करूँ। थोड़ी देर हुई, मेरी आंख खुली तो मैं इधर आ गया। कमरों में रोशनी देखी तो मैंने खिड़की में से अंदर देखा। तुम नंगे पाँव क्यों हो? कर्नल नॉर्थ ने पूछा। साहब बहादुर, मैंने कहा, मैं आपको इस सवाल का भी बड़ा अच्छा जवाब दे सकता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपको ये जो बताया है कि मैं रात को इस वक्त बरामदे में क्या कर रहा था, क्या आपने ये मान लिया है कि मैं सच बोल रहा हूँ? हमें तुम पर बहुत एतबार है मोहम्मद खान, कर्नल नॉर्थ ने कहा, लेकिन हमें समझ नहीं आई कि इस वक्त तुम यहाँ कर क्या रहे थे। हमें मालूम है कि हिंदुस्तानियों की ये आदत है कि दूसरों के घरों में झांकते रहते हैं। तुमने भी ऐसा ही किया है। तुम हमारे वफादार अर्दली हो मोहम्मद खान। तुमने हमें मौत से बचाया है। हमारी मेम साहब हमें जहर दे रही थी। तुमने उसके खिलाफ हमें इतला दी और कोर्ट में गवाही भी दी। हमें मालूम था कि मेम साहब ने तुम्हें किस लिए अपने पास रखा हुआ था। कोई आदमी उस औरत के खिलाफ बात नहीं करता जिसके साथ उसकी नाजायज़ दोस्ती हो। तुम्हें जो इनाम मेम साहब से मिलता था वो हम नहीं दे सकते थे। हमने तुम्हें तुम्हारी वफादारी को देख कर रखा था। जाओ मोहम्मद खान, हम तुम पर एतबार करते हैं। रात को जिधर चाहो चलो फिरो। आइंदा कमरों में ना झांकना, ये बहुत बुरी हरकत है। मैं सर से पांव तक इस तरह हिल गया जैसे मेरे जिस्म में एक गोला फटा हो। मैंने कुछ भी ना सोचा। मैं बता नहीं सकता कि मेरे अंदर वो कैसी ताकत थी जो मुझसे फैसले और उन पर अमल करवाती थी। नहीं साहब बहादुर, मैंने किसी और सोच और इरादे के बगैर कहा, मैं अभी नहीं जाऊंगा। आप खतरे में हैं। मैं आपको इस खतरे में छोड़ नहीं सकता। आप मुझ पर एतबार करते हैं और मुझे वफादार समझते हैं। मैं आप पर साबित करूंगा कि मैं वफादार हूँ। मुझ पर जज्बात का कब्जा हो चुका था। मेरी ज़बान मेरी अकल से आज़ाद होकर चल रही थी। मेरी ज़बान से ये अल्फाज निकल गए, मैं धोखा नहीं दिया करता। मैंने धोखे में कभी किसी को कत्ल नहीं किया। मैंने जिसे भी कत्ल किया है ललकार कर और ख़बरदार करके किया है। अचानक मेरी ज़बान रुक गई। कर्नल नॉर्थ मुझे हैरत से देख रहा था। तुमने किसे कत्ल किया है मोहम्मद खान? कर्नल नॉर्थ ने हैरत के लहजे में पूछा। मेरी टांगें लड़खड़ाई और मुझे कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ। मेरी ज़बान से जो तीर निकल गया था वो वापस नहीं आ सकता था। मैंने पलटा खाया। साहब बहादुर, मैंने कहा, मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ। मालूम नहीं मुंह से क्या कुछ निकल जाता है। आप मुझसे पहले वो बात सुने जो आपके मुतल्लिक है। क्या आप जर्मनी के जासूस हैं? क्या बकता है जवान? कर्नल नॉर्थ ने चौंक कर कहा। मैं अंग्रेज़ हूँ और जर्मनी को अपना दुश्मन समझता हूँ। तुमने ये बात क्यों कही है? मैंने ये बात इसलिए कही है कि मुझे इंटेलिजेंस ने यह ड्यूटी दी है कि मैं आपकी मुखबरी करूँ। मैंने कहा, मैं यही ड्यूटी पूरी करने के लिए इस वक्त आपके बरामदे में आया था।
मैंने आपको पहले जो वजह बताई है वो मैंने झूठ बोला था। मुझे पक्का यकीन है कि आप जासूस हैं। मैंने कल भी बरामदे में आकर देखा था। फिर एक हिंदुस्तानी आपके कमरे से निकल कर गया था। मैं उसके पीछे गया और उसका घर भी देख आया हूँ। क्या तुमने इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट दे दी है? कर्नल नॉर्थ ने पूछा। हाँ साहब बहादुर, मैं ये रिपोर्ट दे आया हूँ, मैंने जवाब दिया। इंटेलिजेंस के एक आदमी को मैंने उसका घर दिखा दिया है। मेरे साथ आप गलत बात ना करें साहब बहादुर। आप जर्मनी के जासूस हैं। आपकी माँ जर्मन थी और आपका बाप अंग्रेज। मुझे बिल्कुल ठीक बात बता दें ताकि मैं आपको खतरे से बचा कर रखूं। मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। अगर आप अंग्रेज हैं और जर्मनी के जासूस हैं तो भी मैं साफ अल्फाज में बता देता हूं कि मुझे अंग्रेज़ों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे किसी के साथ दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ उसका हूं जो मेरा है। मैं उसके लिए वफा करता हूं जो मेरे साथ वफा करता है। तुम इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर तक किस तरह पहुंचे थे? कर्नल नॉर्थ ने पूछा। मैं आपको सही जवाब नहीं दे सकता साहब बहादुर, मैंने कहा। मुझे बुलाया गया था। एक अंग्रेज सार्जेंट और 2 अंग्रेज सिपाही थे और उनके साथ एक हिंदुस्तानी था। वो मुझे पुलिस हेडक्वार्टर में एक अंग्रेज मेजर के पास ले गए थे। उसे मालूम था कि मैंने आपकी मेम साहब और कैप्टन एडिसन को पकड़वाया था। आपने जिस तरह मुझे दयानतदार और वफादार समझा है, उसी तरह उस मेजर ने भी मुझे वफादार समझा था। मेरा ख्याल है कि उन्हें मेरा यही वस्फ अच्छा लगा है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं खुद वहाँ नहीं गया था। मैंने आपके साथ बेवफाई का सोचा भी नहीं। साहब बहादुर, हम हिंदुस्तानी हैं, आप बादशाह हैं। हम अंग्रेज अफसरों से डरते हैं। तुम्हें डरना नहीं चाहिए मोहम्मद खान, कर्नल नॉर्थ ने कहा। हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इसके साथ ही हम तुम्हें यह भी बता देते हैं कि इंटेलिजेंस के मेजर का काम अगर तुम नहीं करोगे या तुम उसे गलत रिपोर्टें देते रहोगे तो वो तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता। अगर तुम हमारे साथ धोखा करोगे तो कत्ल हो जाओगे। क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? साहब बहादुर, मैंने कहा, मैं कत्ल के डर से ये काम नहीं करूंगा। मैं वफादारी करके दिखाऊंगा। अगर आप कत्ल की बात करेंगे तो मेरे हाथों आपको मालूम नहीं कितने आदमी कत्ल हो जाएंगे। मालूम होता है तुम पेशावर कातिल हो। कर्नल नॉर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। तुम्हें ठीक बताया गया है, हम जर्मनी के जासूस हैं। आपने मुझे अपना राज दे दिया है साहब बहादुर, मैंने कहा। मैं आपको अपना राज दे दूंगा। कर्नल नॉर्थ उठ खड़ा हुआ और ये कहकर जरा देर यहाँ बैठो ड्राइंग रूम में चला गया। कर्नल नॉर्थ तकरीबन निस्फ घंटे बाद मेरे पास आया। हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे मोहम्मद खान, कर्नल नॉर्थ ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हम तुम्हें एक बात समझाना चाहते हैं। ये मुल्क तुम्हारा है, अंग्रेजों का नहीं। ये मुल्क मुसलमानों का है। ये तुम्हारी जायदाद और तुम्हारा विरसा है। तुम अपने मुल्क में गैर मुल्कियों के गुलाम हो। हम तुम्हें इस मुल्क का बादशाह बना कर जाएंगे। उसने मुझे हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत की तारीख सुना डाली और बड़ा लंबा लेक्चर देकर मुसलमानों को हिंदुस्तान का मालिक साबित कर दिया। बार बार मेरे दिल में आई कि उसे कहूँ कि साहब बहादुर, मुझे हिंदुस्तान की बादशाही की ज़रूरत नहीं। मैं तो मंजिल मंजिल भटकने वाला मुसाफिर हूँ। मेरी कोई मंजिल नहीं, कोई पनाह नहीं। लेकिन मैं इतने बड़े साहब बहादुर के आगे ना बोल सका। और वो कौन सा राज है जो तुम मुझे देना चाहते हो? उसने पूछा। डरता हूँ साहब बहादुर, मैंने कहा। आप मुझे गिरफ्तार करवा देंगे। मैं आपके कानून का मफरूर मुजरिम हूँ। अंग्रेज के कानून का कहो मोहम्मद खान, कर्नल नॉर्थ ने कहा। हम तुम्हें बता चुके हैं कि अंग्रेज हमारा दुश्मन है। अगर तुमने अंग्रेजों का कानून तोड़ा है तो हम बहुत खुश हैं। अब तुम हमारे दोस्त हो। मैं इस किस्से को मुख्तसर करके सुना देता हूँ। कर्नल नॉर्थ, जो अंग्रेजों की फौज का कर्नल और जर्मनों का जासूस था, कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता था। उसके दिमाग तक आम जहन का कोई आदमी नहीं पहुंच सकता था। मैं बड़ी अच्छी तरह समझता था कि उसने मुझसे डर कर मुझे अपना राज नहीं दिया था। उसने जो कुछ भी सोच कर फैसला किया था, उस सोच को मेरा दिमाग समझने के काबिल नहीं था। मैं आपको ये भी बता दूं कि उसने अपनी बातों से, जिनमें प्यार और दोस्ती थी, मुझे हिप्नोटाइज कर लिया था। गोरी चमड़ी वालों को तो हम बादशाह समझा करते थे। कर्नल नॉर्थ उसी नस्ल का आदमी था। उसने मेरे साथ यही बातें नहीं की थी जो मैंने आपको सुनाई हैं। वो बहुत देर बोलता रहा था और उसके अल्फाज जादू की तरह मुझे अपने हिसार में ले रहे थे। मुझे यह भी मालूम था कि मुझे मेरे तनोमंद जिस्म और कद-बुद की वजह से पसंद किया जाता है। वो जिस्मानी ताकत का दौर था। वो ताकत मुझ में थी। कर्नल नॉर्थ ने मुझे अपने गिरोह में मेरे जिस्म को देखकर शामिल किया था। बंगाल के बन मंदिर की रानी और उसके गिरोह को भी जिस्मानी ताकत की ज़रूरत थी। कर्नल नॉर्थ ने मुझसे मेरा राज पूछा था। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना डाली। कोई एक भी बात ना छुपाई। कर्नल नॉर्थ की आंखें इस तरह खुलती जा रही थी जैसे उसने जो जादू मुझ पर तारी किया था वो अब उस पर तारी हो रहा है। मुझे ये खतरा नजर आने लगा कि कर्नल नॉर्थ ये ना समझ रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम्हें कोई ताकत गिरफ्तार नहीं कर सकती, कर्नल नॉर्थ ने कहा। अगर कहीं गिरफ्तार हो भी जाओगे तो हमारे आदमी तुम्हें फरार करवा लेंगे। वो मुझे ड्राइंग रूम में ले गया और अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। वो बार बार मेरी तरफ इशारा करता था और वहाँ बैठे हुए आदमी मेरी तरफ देखते थे। एंग्लो इंडियन औरत की उम्र 30 साल के लगभग होगी।
वो खूबसूरत औरत थी, मुझे देखकर मुस्कुराती थी। मेरे अंदर अहमियत का एहसास पैदा होता जा रहा था। कर्नल नॉर्थ ने मुझे कहा कि मैं 1-2 दिनों के वक्फे से इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में चला जाया करूं और वहां कुछ ना कुछ रिपोर्ट दे दिया करूं। उसने मुझे बताया कि मैं किस किस्म की रिपोर्टें दिया करूं। मैं अब जर्मनी का जासूस था, लेकिन मेरे दिल में अंग्रेज़ों की दुश्मनी थी, ना जर्मनों की मोहब्बत। कर्नल नॉर्थ और उसके 3-4 साथियों ने मेरी काया पलट डाली। मैं पहले की तरह नुमाइशी अर्दली था। ज़ाहरी तौर पर मेरी इस हैसियत में कोई फ़र्क ना आया। मेरी रिहाइश उसी क्वार्टर में रही जिसका सिर्फ एक कमरा था। उसके आगे बरामदा और छोटा सा सहन था, लेकिन मेरे पास इतनी ज़्यादा रकम आ गई थी जिसके मुतल्लिक मुझे पता ही नहीं चलता था कि कहाँ खर्च करूँ। तीसरी चौथी रात एंग्लो इंडियन औरत ने, जिसका नाम मैरीना था, मुझे बंगले में बुला लिया और अलग बिठा लिया। तुमने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था, उसने कहा। क्या तुम महसूस नहीं करते कि तुम्हारी बीवी होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, लेकिन मैं उसे रखूंगा कहाँ? मैंने कहा। मैंने आपको अपनी जिंदगी की कहानी सुना दी थी, मेरा कोई ठिकाना नहीं। अब तो मैं और ज्यादा खतरे में हूँ। हम तुम्हें बीवी देंगे, मैरीना ने कहा। मैं शादी नहीं करूंगा मेम साहब। शादी करने की जरूरत नहीं, उसने कहा। तुम्हें बीवी मिल जाएगी। आपने शादी नहीं की मेम साहब? मैंने पूछा। की थी, उसने जवाब दिया। मेरा खाविंद मर गया है। मैं कर्नल नॉर्थ के साथ शादी कर रही हूँ। मैं जानता था कि वो कर्नल नॉर्थ के साथ क्यों शादी कर रही है। उसे कर्नल नॉर्थ के बंगले में आना पड़ता था। शादी करके वो यहाँ बाकायदा रह सकती थी। उसका काम ही ऐसा था। 1 हफ्ते के बाद वो कर्नल नॉर्थ की बीवी बन गई और उससे अगले रोज मुझे भी एक बीवी मिल गई। वो 25-26 साल उम्र की ईसाई औरत थी। उसे मैरीना ने आया रख लिया और बंगले में एक कमरा दे दिया था। मैरीना ने मुझे कहा कि ये औरत हर लिहाज से हमारे साथ है। इसे जब चाहो अपने क्वार्टर में बुला सकते हो। वो पहली बार मेरे क्वार्टर में आई। मैंने उसे बड़ी गौर से देखा। उसका रंग सफ़ेदी माइल गंदुमी था। उसके नक्शो निगार अच्छे थे। चेहरे पर जवानी की रौनक और जिस्म की साख्त में कशिश थी। उसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये थी कि वो जवान औरत थी और मेरे पास तन्हा थी। मैं बजा तौर पर इस खुशफहमी में मुब्तला था कि मेरी ज़िंदगी में जो भी औरत आई वो खिंची हुई आई थी। इन औरतों ने मुझे बेताबी से चाहा था। वो सब इस आया से, जिसका नाम रोज़ी था, कहीं ज़्यादा खूबसूरत थीं। जेवरां इनसे कम हसीन नहीं थी। मुझे मेम साहब ने तुम्हारे पास भेजा है, रोज़ी ने बड़े ही संजीदा लहजे में कहा। हाँ रोज़ी, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मुझे मालूम है, तुम्हें मेम साहब ने शायद इसीलिए मुलाजमत दी है। मैं तुम्हें नहीं जानती तुम कैसे आदमी हो, उसने कहा। सब आदमी एक जैसे ही होते हैं। मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ, मुझे आदमी अच्छे नहीं लगते। क्या मैं भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं, उसने उदास सी संजीदगी से कहा। मैं मेम साहब का हुक्म पूरा करने आई हूँ। मेम साहब ने मेरी जो तनख्वाह मुकर्रर की है वो मुझे और कहीं से नहीं मिल सकती। उन्होंने मुझे बता दिया था कि मेरा काम क्या होगा। मैंने मजबूरी के तहत ये काम भी कबूल कर लिया है। मैं तुम्हें यह कहना चाहती हूँ कि मैं अपना जिस्म लाई हूँ और मुझे अपने जिस्म से भी नफरत हो गई है। मेरे तो जज्बात भी मर गए हैं। तुम शादीशुदा नहीं हो? तलाक ले ली है, उसने कहा। मेरे खाविन को शराब और चर्च पीने की लत पड़ गई थी। उसने नौकरी छोड़ दी थी और मुझे कहता था कि तुम नौकरी करो। मैंने उसे कहा कि मैं नौकरी करूंगी, लेकिन इस शर्त पर कि मैं अपने माँ बाप को कुछ पैसे दिया करूंगी। उसने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी आमदनी मेरे घर में खर्च होगी। मैं तो उससे तंग आई हुई थी। मैंने उससे तलाक ले ली। तुम्हारा बाप कोई काम नहीं करता? वो साइज था, रोज़ी ने जवाब दिया। बड़े अच्छे पैसे कमा लेता था, बड़ा अच्छा सवार था, पोलो खेलता था। लेकिन 4 साल गुजरे, वो अपने साहब के घोड़े को बाहर ले गया। घोड़ा ऊंची रुकावटों को भी फलांग जाता था, मगर उस रोज घोड़ा एक रुकावट को फलांग कर आगे गया तो उसकी टांगें दोहरी हो गईं और घोड़ा मुंह के बल गिरा। मेरा बाप इस तरह गिरा कि घोड़ा तेजी से उठा तो उसका एक पांव मेरे बाप के घुटने पर और दूसरा दाएं कोहनी पर पड़ा। घुटने और बाजू के जोड़ों की हड्डियां ऐसी बुरी तरह टूट गईं कि जुड़ ना सकीं। बाप हमेशा के लिए बेकार हो गया। मेरी माँ 8-9 साल हुए अंधी हो गई थी। मेरी शादी हुई तो खामिन ने कहा था कि वो मेरे माँ बाप को माली सहारा देता रहेगा, मगर नशे ने उसे ना नौकरी के काबिल छोड़ा, ना वो मेरे काबिल रहा। मेरा दिल शादी से ऐसा उचाट हुआ कि मैं तलाक लेकर दिन रात अपने माजूर माँ बाप की खिदमत करने लगी। मेरे माँ बाप ने उस अंग्रेज से, जिसका वो साइज था, कहा कि वो जवानी में हिंदू मजहब छोड़कर अपनी बीवी समेत ईसाई हो गया था। मेरा बाप गरीब आदमी था। उसे बड़े हसीन ख्वाब और सब्ज़ बाग दिखाकर ईसाई बनाया गया था, लेकिन वो माजूर हुआ तो किसी ने मदद के तौर पर एक पैसा ना दिया। उसके अंग्रेज मालिक ने उसे साफ जवाब दे दिया। मैं जब नौकरी करने निकली तो मुझे पता चला कि मैं जवान हूँ और मेरी शक्ल सूरत इतनी अच्छी है कि हर मर्द मेरी ख्वाहिश करता है। मुझे नौकरी मिल गई। फिर मैंने 2 बंगलों में नौकरी की। हर जगह मुझे दूसरे कामों के साथ साथ मालिक की बेनिकाही बीवी भी बनना पड़ा। आखिर मिस मैरीना ने मुझे अपने पास रख लिया। उसने मुझे किसी और तरह इस्तेमाल किया। वो इस्तेमाल यही है जिसके लिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।
क्या तुम्हें मालूम है कि मैरीना दरे पर्दा क्या करती है? मैंने पूछा। बड़ी अच्छी तरह मालूम है, रोजी ने जवाब दिया। मुझे यह भी मालूम है कि इन लोगों ने तुम्हें भी अपने साथ मिला लिया है। देखो मोहम्मद खान, मैं ये काम पैसे की खातिर कर रही हूँ। अपने माजूर बाप और अंधी माँ के लिए ऐसी तवाइफ बनी हुई हूँ जिसे कोई तवाइफ नहीं कहता। लेकिन मेरा काम सिर्फ ये नहीं, मैं मर्दों को उंगलियों पर नचा दिया करती हूँ। इन बातों को छोड़ो कि मैं क्या करती हूँ और क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि हुक्म के मुताबिक तुम्हारे पास अपना जिस्म लाई हूँ। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। मेरे दिल में तुम्हारी ज़रा से भी चाहत नहीं। अगर तुम समझते हो कि तुम बड़े खूबसूरत और तनो मन जवान हो और मैं तुम्हारे पास आकर बहुत खुश होंगी, तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारे पास हंसने खेलने और प्यार मोहब्बत करने नहीं आई, मैं मजदूरी करने आई हूँ। फिर तुम कर्नल साहब के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हो, मैंने कहा। तुम रुपए पैसे के लालच में उन्हें धोखा भी दे सकती हो। मैं कुछ कह नहीं सकती कि मैं क्या करूँगी। उसने रुक रुक कर और सोच सोच कर कहा, मैरीना को शायद मैं धोखा ना दे सकूं। ये बात ज़रूर कहूँगी कि मेरे अंदर वो जज्बात मर गए हैं जो मेरी इस उम्र में होने चाहिए। इन बातों को ना छेड़ो मोहम्मद खान। मुझे औरत की कोई भूख नहीं रोजी, मैंने उसे कहा। मैरीना मेम साहब ने मुझे कहा था कि मुझे एक बीवी की ज़रूरत है। मुझे बीवी की ज़रूरत नहीं। इतना ज़रूर बता देता हूँ कि मैंने ऐसी हसीन औरतों को भी ठुकराया है जिनके मुकाबले में तुम कुछ भी नहीं। लेकिन रोज़ी, मैं ये बात ताने के तौर पर नहीं कह रहा। तुम अपने दिल में मेरी मोहब्बत पैदा नहीं कर सकती, लेकिन मेरे दिल में तुमने अपनी हमदर्दी पैदा कर ली है। तुमने कहा है कि तुम मर्दों को उंगलियों पर नचा सकती हो। मेरा ख्याल है कि ना तुम्हारा बाप माजूर है, ना तुम्हारी माँ अंधी है। तुम मुझसे अपना जिस्म बचाना चाहती हो। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारी उंगलियों पर नाचने के लिए तैयार हूँ। मुझे बिल्कुल ना बताना कि तुमने झूठ बोला है या सच। शायद तुम्हें मालूम ना हो कि कर्नल नॉर्थ की पहली मेम साहब ने मुझे अपने लिए मुलाजिम रखा था। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। रोज़ी, तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हें ताने दे रहा हूँ। तुम जिस तरह मेरे पास आई हो इसी तरह वापस चली जाओ। अगर मैं इसी तरह वापस चली गई तो तुम मैरीना से कह दोगे कि मैंने उसका हुक्म नहीं माना। रोज़ी ने कहा। नहीं, मैंने कहा, तुम इसका फिक्र ना करो। मैं उसके सामने तुम्हारी बहुत तारीफ करूंगा और तुम्हारी हमेशा इज्जत करूंगा। मेरी एक बात मानो मोहम्मद खान, रोज़ी ने कहा। किसी वक्त मेरे घर चलो, फिर देखना कि मैंने झूठ बोला था या सच। वो कुछ और कहने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा रकम दी है, मैंने उसे कहा। अगर तुम चाहो तो ये रकम मुझसे ले लो, ये मेरे किसी काम की नहीं। नहीं, उसने जवाब दिया। मैं रकम उससे लेती हूँ जिसका कोई काम करती हूँ। ज़रूरत पड़ी तो ले लूँगी। मैं रातों को तुम्हारे पास आती रहा करूँगी। अगर तुम आज की तरह हर रात मुझे यूं ही वापस कर दिया करोगे तो मैं सारी उम्र तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। लेकिन मैरीना से ये कहना कि उसने तुम्हें बड़ी वफादार बीवी दी है। ऐसे ही कहूँगा रोज़ी, मैंने कहा। जाओ, आराम की नींद सो जाओ। वो चल पड़ी। दरवाजे में रुक कर उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कुछ और ही तासुर था जो उस वक्त नहीं था जब वो मेरे पास आई थी। वो ज़रा सा रुकी और चली गई। मुझे बड़ा ही प्यारा सा सुकून महसूस हुआ। मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस होने लगा कि मेरी ज़ात में एक इंसान कैद है। ये वो मोहम्मद खान है जो पुलिस में भर्ती होने से पहले हुआ करता था। कभी गुनाहों में डूबकर मैं खुश होता था कि मैंने उस मोहम्मद खान को कत्ल कर दिया है, लेकिन एक माजूर बाप और अंधी माँ की बेटी को रात की इस तन्हाई में घर से इस तरह रुखसत करके, जिस तरह कोई प्यासा पानी का भरा हुआ प्याला पिए बगैर वापस कर दे, मुझे रूहानी सुकून मिला और वो मोहम्मद खान जी उठा। मैं उस मोहम्मद खान को तसव्वुर में इस तरह थपकियां देने लगा जैसे माँ अपने दूध पीते बच्चे को गोद में लिए प्यार कर रही हो। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत चुड़ैल ने झपटा मारकर मेरी गोद से बच्चा छीन लिया। वो बड़ी तेजी से मेरे कमरे में आई थी। उसके चेहरे पर जवानी का जोश तो था, लेकिन उसके चेहरे को कहर और गजब ने डरावनी सी सुर्खी दे रखी थी। आओ ज़ेवरा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसे अफीम पिलाई हो? ये कौन थी? ज़ेवरा ने दांत पीस कर धीमी सी आवाज में पूछा। कौन? ये जो अभी तुम्हारे क्वार्टर से निकल कर गई है। मालूम होता है ज़ेवरा, मैंने हंसते हुए कहा, कि आज तुमने खुद भी अफीम पी है। तुम्हारे सिवा यहाँ कौन आ सकती है? खानू, ज़ेवरा ने मेरे पास चारपाई पर बैठकर और मेरी रान पर जोर जोर से हाथ मारकर कहा। मैंने तुम्हें कहा था कि चुड़ैलें मेरी तरह की औरतें हुआ करती हैं। कोशिश करो कि मैं इंसानों के रूप में रहूं। मेरी मोहब्बत को आजमाने की कोशिश ना करो। मैं इस बात पर अड़ा रहा कि मेरे पास कोई औरत नहीं आई थी, लेकिन वो कैसे मान जाती। उसने रोज़ी को मेरे क्वार्टर से निकलते हुए देख लिया था। उसने मेरी कलाई अपने हाथ में पकड़ ली। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे ये लोहे का शिकंजा है जो मेरी हड्डी तोड़ देगा। उसका जिस्म इस तरह तप रहा था जैसे वो बड़े तेज बुखार की कैफियत में हो। मुझे ये बेगैरत ना बनाओ ज़ेवरा, मैंने कहा। रोशन ने मुझे अपना भाई कहा है। ये मत भूलो खानू कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा सकती हूँ, उसने कहा। तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। अगर फांसी से बचना चाहते हो तो मेरी मोहब्बत को यूं ना ठुकराया करो।
मुझे अपने हाथों कत्ल कर दो। मुझे अचानक गुस्सा आ गया। मुझे जब भी किसी ने यूं चैलेंज किया था मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था और ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे ललकारने वाला अपना है या पराया। मैंने एक झटके से अपना बाजू उसके पंजे से निकाल लिया और मैं उठ खड़ा हुआ। तुम मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती हो? मैंने धीमी मगर कहर भरी आवाज में कहा। तुम नहीं जानती कि मैंने कर्नल नॉर्थ की मेम साहब को जेल खाने में भिजवा दिया है। वो कॉफ़ी की प्याली में अपने खामिन को कुछ पिलाती थी और तुम दूध में अपने खामिन को अफीम पिला रही हो। मैं तुम्हारे लिए क़यामत खड़ी कर सकता हूँ। तुम अपने बच्चों के लिए तरसती रहोगी, लेकिन कानून ऐसा बुज़दिल नहीं कि एक औरत से इंतकाम लेगा। ये भी सुन लो ज़ेवरा कि मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत ना कभी निकली है ना कभी निकलेगी, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी खूबसूरत याद को गलीज़ नहीं करना चाहता। मैं रोशन को धोखा नहीं देना चाहता। मैं कातिल हूँ, फरेबकार नहीं। तुम जिस वक्त चाहो मेरे पास आ जाया करो, मगर मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम जैसी आओगी वैसी ही वापस चली जाया करोगी। वो देहाती औरत थी। वो ख्यालों की गहराइयों में जाने के काबिल नहीं थी। उस पर हैवानियत गालिब थी। अपने जैसी एक औरत को मेरे कमरे से निकलता देखकर उसकी हैवानियत पर दरिंदगी गालिब आ गई थी। उसके पास शायद अल्फाज नहीं थे। वो कुछ देर चुपचाप मेरे मुंह की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में लाली आ गई, फिर उस लाली से आंसू टपक पड़े। वो कुछ कहे बगैर उठी और मेरे क्वार्टर से निकल गई। ये जो दिन गुजर रहे थे और गुजर गए थे, मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों का मुखबिर बना रहा। मैं उस मेजर से मिलने चला जाया करता था और कर्नल नॉर्थ की बताई हुई रिपोर्ट मेजर को दे आता था। वो मेजर मुझे अपना काबिल एतमाद मुखबिर समझता रहा। 2 रोज़ गुजरे। रात को रोज़ी मेरे पास आई। हम बहुत देर बातें करते रहे। उसने कहा कि खानू, तुम जानते हो मुझे तुम्हारे पास क्यों भेजा जाता है। मुझे इससे इनकार नहीं। मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहती। मैंने उसे कहा कि उसकी मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। हकीकत ये थी कि ये औरत जब मेरे पास बैठी बातें कर रही थी तो मुझे सरूर सा महसूस हो रहा था। मैं चाहता था कि इसी तरह मेरे पास बैठी बातें करती रहे। शायद 1 घंटा गुजरा होगा कि उसने मुझसे जाने की इजाज़त मांगी। मैंने उसे कहा कि वो कुछ देर और रुक जाए, लेकिन मैं देख रहा था कि उसे नींद बेहाल कर रही थी और रात आधी गुजर गई थी। मैंने उसे कहा कि वो चली जाए। वो मेरे क्वार्टर से निकल गई। मैंने दरवाज़ा बंद करके चिटखनी चढ़ा दी और मैं चारपाई पर आकर लेट गया। रात बिल्कुल खामोश थी। मुझे बाहर किसी औरत की बड़ी जोर की चीख सुनाई दी। मैं चारपाई से उछलकर उठा और दौड़कर बाहर निकला। बंगले में कर्नल नॉर्थ और उसके 1-2 साथी अभी तक जाग रहे थे। उधर से वो दौड़े हुए आए। वो बरामदे से नीचे उतर आए थे। मैं दौड़कर उन तक पहुंचा। वो मुझसे पूछते थे कि ये किसकी चीख थी और मैं उनसे पूछता था। मैंने पहले आपको बताया है कि बंगला तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके इर्द गिर्द खाली ज़मीन 10-12 कनाल की थी, जिसमें दरख्त थे, पौधे थे और एक तरफ बागीचा था। बागीचा बंगले और नौकरों के क्वार्टरों के दरमियान था। उसके इर्द गिर्द झाड़ीनुमा पौधों की ऊंची बाड़ थी। चांदनी रात पिछले पहर की थी और बड़ी शफाफ थी। कर्नल नॉर्थ ने मुझे कहा कि हर तरफ घूम कर देखो कि यह किसकी चीख थी। ये कहकर वो और उसके साथी बंगले में चले गए। मैरीना मेम साहब न गई। उसने सरगोशी में कहा कि रोजी अपने कमरे में नहीं, वो तुम्हारे क्वार्टर में गई है। फिर ये उसी की चीख थी। मैंने कहा, वो चंद मिनट पहले मेरे क्वार्टर से निकली थी। तुम इधर उधर देखो। मैरीना मेम साहब ने कहा, और मुझे बताओ। मैं बागीचे की तरफ चला गया। थोड़ी दूर से ही मुझे नजर आ गया कि बाढ़ के करीब कोई आदमी गिरा पड़ा है। मैं दौड़कर पहुंचा। वो रोजी थी। मैंने नब्ज पर हाथ रखा। नब्ज चल रही थी। मैंने उसे बाजुओं पर उठा लिया और बंगले में चला गया। उसे देखकर सब परेशान हो गए। वो बेहोश थी। उसे सोने के कमरे में पलंग पर लेटाया। कर्नल नॉर्थ ने अलमारी में से कोई दवाई निकालकर 1-2 कतरे रोजी के मुंह में टपकाए। चंद मिनट बाद उसने आंखें खोल दी। उसने सब की तरफ बारी बारी देखा और उठ बैठी। उसे पानी पिलाया गया और पूछा कि उसे क्या हुआ था। उसने बताया कि वो बागीचे के करीब से गुजरी तो उसे अपने पीछे हल्की सी एक चीख सुनाई दी और किसी के 2 हाथों ने पीछे से उसकी गर्दन जकड़ ली। उसने बताया कि वो कोई इंसान नहीं था। उसके मुंह से अजीब डरावनी सी आवाज़ें निकल रही थीं। मेरी चीख उस वक्त निकली थी जब ये हाथ मेरी गर्दन पर पड़े थे। उसके बाद मैं खौफ से बेहोश हो गई थी। सब ने रोजी की हौसला अफजाई की। मैरीना मेम साहब ने उसे बियर पिलाई। उससे वो नॉर्मल हालत में आ गई। कर्नल नॉर्थ ने मुझे अपने क्वार्टर में जाने के लिए कहा। मैं जब वापस आ रहा था तो यही एक ख्याल मेरे जहन में अटक गया था कि रोजी पर जेवरा ने वार किया है। मैं अपने देहाती इलाके की औरतों को बड़ी अच्छी तरह जानता था। जेवरा को तो मैं बहुत ही अच्छी तरह जानता था। मुझे दूसरा ख्याल यह आया कि मैं जेवरा से पूछूं या ना पूछूं। सोच कर मैंने बेहतर ये समझा कि जेवरा को छेड़ा ही न जाए। मुझे मालूम था कि जेवरा की जज्बाती हालत भूखे भेड़िए जैसी हो चुकी है। मुझे ये फिक्र पैदा हुई कि जेवरा मालूम नहीं और क्या कर बैठे।